महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल हुई। अब पर्दा गिर चुका है, लेकिन इस जंग में एक बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है उद्धव ठाकरे की आगे की राजनीति के लिए। क्योंकि बात सिर्फ गद्दी चले जाने की नहीं है, बल्कि बड़ा दुर्ग गंवाने की भी है। महाराष्ट्र की सत्ता में शिंदे अध्याय क्या बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का एक्सटेंशन है? क्या हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की धारा से मुंह मोड़ने की कीमत उद्धव को सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी? आज बात इसी अग्निपथ की करेंगे, जिस पर चलकर अगर विद्रोह करने वाले मराठा शिंदे अब कुंदन बन चुके हैं, तो वहीं उद्धव के हिस्से फिलहाल चुनौती वाली आग बची है। और यह चुनौती अब मराठवाड़ा, कोंकण और मुंबई शिवसेना के दुर्ग को बचाने की है। एकनाथ शिंदे हे आनंद दिघे यांनी उभी केलेली माणसं आहेत, त्यांच्या तालमीत तयार झालेली माणसं आहेत। शरद पवार के लेवल पे कुछ बात नहीं होगी, मेरी तो नहीं होगी। विशेषतः शरद पवार साहेब आणि सोनियाजी आणि त्याचबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यातील सर्व माझ्या सहकाऱ्यांना खास धन्यवाद द्यायचे। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है, शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। महाराष्ट्र के महासंग्राम का पटाक्षेप हो चुका है और अब महाराष्ट्र पर शिंदे राज। शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून। भगवा परचम, तिलक, तेवर, हिंदुत्व की लकीर और राष्ट्रवाद के अखंड संकल्प वाला शिंदे राज। शिंदे गुट और बीजेपी का दावा तो यही है कि बाला साहब ठाकरे के आक्रामक और खालिस हिंदुत्व की विरासत को महाराष्ट्र में फिर से नई धार मिलेगी। इस सब के बीच एक बड़ी पहेली है उद्धव ठाकरे की सियासी तकदीर और तदबीर। क्या एकनाथ शिंदे वाकई बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत के असली झंडा बरदार बन चुके हैं? क्या बाला साहब की राजनीतिक विचारधारा और लीग से हटने की कीमत उद्धव सत्ता गंवा कर चुका चुके हैं, या फिर अभी कुछ और भी होना बाकी है? महाराष्ट्र की राजनीति में दिवंगत बाला साहब ठाकरे आज भी कितने दमदार हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उद्धव के खिलाफ विद्रोह करने वाले एकनाथ शिंदे और बागी 39 शिवसेना विधायक भी खुद को असली शिवसैनिक बताते रहे। वहीं उद्धव ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी आखिरी इमोशनल अपील बाला साहब के हवाले से ही की थी। तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही। मी शिवसेना प्रमुखांना दिलेलं वचन पूर्ण करणारच हा निश्चय मनाशी बाळगून रणांगणात उतरलो। लेकिन उद्धव ठाकरे ये बात शिवसेना के बागी विधायकों को समझा पाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उलट दिखती थी। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर शिंदे युग की शुरुआत हुई तो उसके पीछे की वजह थी उद्धव ठाकरे का अपने विरोधी खेमे एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर मिलना, जिसके बारे में कभी बाला साहब ठाकरे ने सपने में भी नहीं सोचा था। शरद पवार के लेवल पे कुछ बात नहीं होगी, मेरी तो नहीं होगी। चुनाव के दरमियान आप गालियां देते रहते एक दूसरे को और बाद में जब गठबंधन करते हैं, मानो कि हमारी होगी युति शरद पवार लेके और कोई चुनाव आ गया, मध्यावधि चुनाव,
हम लोगों के सामने जाके क्या कहें? क्या भी हमारे दोस्त, हमारे ये वो जिगर दोस्त शरद पवार जी, अरे कल तो गालियां दे रहे थे हम। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक लकीर के ठीक उलट उद्धव ठाकरे ने एक नया प्रयोग किया। अपना राजनीतिक सलाहकार संजय राउत को बनाया और बाला साहब ठाकरे के धुर राजनीतिक विरोधी रहे शरद पवार उद्धव के राजनीतिक गुरु हो गए। और बस यहीं से शिवसेना की पतन कथा में एक एक अध्याय जुड़ते चले गए। 25 साल पुराने गठबंधन के साथी बीजेपी पर खुलकर हमला हुआ। संजय राउत ने तो कई बार भाषाई मर्यादाएं तक तोड़ दी। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की लाइन सिर्फ जुबान पर ही दिखी। विधायकों और उद्धव के बीच दूरियां लगातार बढ़ती चली गई। रही सही कसर संजय राउत जैसे उद्धव के राजनीतिक सलाहकारों और बयानवीरों ने पूरी कर दी। सब कुछ होगा, नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। ये तो वो था जो शिवसेना के भीतर हो रहा था, लेकिन उद्धव सिर्फ संजय की राजनीतिक दृष्टि के भरोसे सत्ता चलाते रहे और शरद पवार का कहा मानते रहे। 2019 में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बने महाअघाड़ी में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ तो उद्धव और शिवसेना को। उद्धव को सीएम बनाने के एवज में सारे बड़े और अहम मंत्रालय कांग्रेस और एनसीपी ने आपस में बांट लिए। उद्धव को यकीन था कि शिंदे गुट की बगावत और सत्ता संकट का हल इस बार भी उनके राजनीतिक गुरु शरद पवार निकाल लेंगे, लेकिन वो चूक गए। शिंदे गुट के विद्रोह के बाद भी उद्धव ठाकरे जमीनी सच्चाई को आखिरी तक नजरअंदाज करते रहे। उन्हें भरोसा था कि महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार कुछ ऐसा दांव चलेंगे कि सभी को आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि शिंदे ग्रुप में लगातार विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और उद्धव ठाकरे और शिवसेना शरद पवार के साथ मंथन करने में बिजी रहे। तो क्या उद्धव शिवसेना की फूट और टूट दोनों को बचा सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। क्यों? जवाब है ये, उद्धव बाला साहब ठाकरे के अंदाज में सत्ता चलाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए ऐसा लगा शिवसेना सेकेंडरी हो गई और सत्ता प्राथमिकता। सारी कोशिश कुर्सी बचाने की रही। विधायकों से संवाद नहीं किया, पार्टी के संकट पर बाहरी समाधान खोजते रहे और लंबे समय तक शिवसेना की साथी रही बीजेपी को सियासी तौर पर अछूत करार दिया। यहाँ तक कि जिस पार्टी के साथ जिंदगी भर बाला साहेब ठाकरे आंख मूंदकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अपने राजनीतिक सिद्धांतों पर गठजोड़ किए रहे, उद्धव की शिवसेना उस पार्टी के खिलाफ विपक्षी फ्रंट का हिस्सा बनने लगी, वो भी कांग्रेस की हिमायत करते। हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट बनेगा। जब ये बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी ने कही थी, तब शिवसेना पहली पॉलिटिकल पार्टी थी कि हमने कहा था कि कांग्रेस को भी साथ लेना चाहिए। बाला साहब ठाकरे आजीवन जिस कांग्रेस से दूरी बनाए रहे, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक नए फ्रंट का हिस्सा उद्धव की शिवसेना बन रही थी। एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को यही सब अखर रहा था। आपको याद होगा कि शिवसेना के बागी विधायकों ने विद्रोह के दूसरे तीसरे दिन ही उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उद्धव ठाकरे और शिवसेना के प्रति निष्ठा जताई थी। बस शर्त ये थी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ा जाए और शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, क्योंकि विचारधारा के हिसाब से दोनों एक समान हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस शर्त को नामंजूर कर दिया।
अपने ही विधायकों की अनसुनी, जमीन पर पकड़ रखने वाले एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं से दूरी और पार्टी के बजाय सत्ता को तवज्जो देने की गलती ने उद्धव ठाकरे से सिर्फ कुर्सी नहीं छीनी बल्कि बहुत कुछ छीना। लेकिन जो सबसे बहुमूल्य था वो था पिता बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक धारा और उसकी विरासत। शायद इस गलती का एहसास हुआ हो उद्धव को। यही वजह थी कि जाते जाते उद्धव सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धार शिव रख दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। महाराष्ट्र की सत्ता में एकनाथ शिंदे का अध्याय जुड़ चुका है जो बाला साहब के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर कसा है। टीम न्यूज नेशन। दरअसल उद्धव ठाकरे के लिए अब चुनौती और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। एक तरफ सत्ता चली गई, दूसरी तरफ शिवसेना पर अधिकार का भी सवाल है। बेशक उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के सियासी वारिस हैं, शिवसेना पर उन्हें एकाधिकार भी इसी हैसियत से मिला है। लेकिन जब शिवसैनिकों के समर्थन की बात आती है तो इसमें उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के आगे 19 साबित हुए, क्योंकि शिवसेना में अधिकतर शिवसैनिक विधायक एकनाथ शिंदे के पक्ष में हैं। ऐसे में शिवसेना में किसकी चलेगी, यह सवाल अब शिवसैनिकों के सामने है, क्योंकि खास तौर से आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे को चुनावों में परेशानी हो सकती है। शिवसेना का कोर वोट बैंक महाराष्ट्र के मुंबई, कोंकण और मराठवाड़ा में है। 56 विधायकों में से 41 विधायक 2019 में इन्हीं इलाकों से चुनकर आए थे। इसके अलावा विदर्भ के कुछ हिस्से और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी शिवसेना की पकड़ मजबूत मानी जाती है। एकनाथ शिंदे के 39 विधायकों के साथ आने का दावा कर रहे हैं, जिसमें से 25 विधायक उन्हीं इलाकों से आते हैं जहां शिवसेना का प्रभाव है। मुंबई से 5 विधायक, कोंकण से 11 विधायक, मराठवाड़ा से 9 विधायक, यानी कुल 25 विधायक हैं जो शिवसेना के प्रभाव वाले इलाकों से हैं। ऐसे में अगर 2024 में लोकसभा चुनाव तक शिंदे का जलवा ऐसे ही बना रहा तो शिवसेना में उनकी पकड़ और मजबूत होनी तय है और ये उद्धव के लिए बड़ी चिंता है।